हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और कंटिन्यू करते हैं कल का डिस्कशन, जहां पे हम यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स पेपर 1 का हम डिस्कशन कर रहे थे। और अभी तक हम लोग पार्ट 1 में ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 37, ये पॉलिटी का एक कंसिडरेबली बुकिश सवाल है, एक स्टैटिक वाला सवाल है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सेट किया गया है। क्वेश्चन कैसे कंफ्यूजिंग सेट किया गया है, इसको हम देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो ट्रिक है क्वेश्चन की वो इसी स्टेटमेंट में छुपी है। मनी बिल तो सबको पता है, मनी बिल के साथ जो फाइनेंस बिल दिया है, यहां पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि यहां पे फाइनेंशियल बिल की बात नहीं हो रही है। फाइनेंशियल बिल वो होता है जहां पे मनी बिल के साथ साथ कुछ और अगर कंटेंट होता है तो उसको फाइनेंशियल बिल टर्म करते हैं, जो कि फाइनेंशियल बिल ए और फाइनेंशियल बिल बी होता है। लेकिन यहां पे वो नहीं है। तो ये फाइनेंस बिल कौन सा है? ये फाइनेंस बिल है बजट वाला, जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है, उसके अप्रोप्रिएशन बिल के बाद फाइनेंस बिल जो आता है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। और ये फाइनेंस बिल भी एक तरीके से मनी बिल की ही तरीके से होता है। तो ये भी एक तरीके से मनी बिल है, और यहाँ पे अलग से मनी बिल के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। तो क्योंकि ये मनी बिल है, तो राज्यसभा के पास ऑप्शंस होते हैं रिकमेंडेशन करने के, हालांकि उनके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। अगर आप फाइनेंशियल बिल इसको कंसिडर करते तो जाके ये वाला स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहाँ पे फाइनेंस बिल की बात हो रही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। When the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम जानते हैं जो राज्यसभा है उसके पास काफी लिमिटेड, ऑलमोस्ट नन फाइनेंशियल पावर्स हैं लोकसभा के कंपैरिजन में। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल, बट there is a joint sitting, a joint sitting becomes necessary for finance bill. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि ये कह रहा है कि मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग जो है नहीं होती, लेकिन फाइनेंस बिल के लिए होती है। हम जानते हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल दोनों ही मनी बिल होते हैं, तो इसलिए वाला स्टेटमेंट गलत है और इसका आंसर है ए। अब इसके बाद बात करते हैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चन की। तो ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस, मेजॉरिटी क्वेश्चंस जितने भी यूपीएससी में आए हैं, वो सिंपल कॉन्सेप्ट्स को लेके उनको थोड़ा ट्रिकी बनाया गया है। इस बार डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, या तो उनको ऐसे ट्रिकी बनाया गया है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, या फिर उनमें थोड़ा करंट अफेयर्स डाला गया है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व। तो यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व की बात हो रही है। हम जानते हैं अलग अलग तरीके के प्रोटेक्शन के लिए, इन सीटू प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के लिए हम प्रावधान बनाते हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। वैसे ही एक तरीके का कम्युनिटी रिजर्व होता है, जहां पे एक लोकल कम्युनिटी, कोई ट्राइब सरकार से कहती है कि हाँ इस एरिया को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस जगह को हम कम्युनिटी रिजर्व फिर घोषित करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट becomes the governing authority of such forest. ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। ये बहुत लॉजिकल सा स्टेटमेंट है। अगर वहां की बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे हम हंटिंग पे रोक लगाएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट सही होता है। ये वाले दो स्टेटमेंट्स में सबसे ज्यादा बच्चे फंसे हैं। आगे इनको पढ़ते हैं। द पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब देखिए बात हो रही है यहाँ पे एक जगह की जहां पे हम बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करते हैं। इस स्टेटमेंट में बात हो रही है फॉरेस्ट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स मैच नहीं होते हैं, क्योंकि जो कम्युनिटी रिजर्व होता है वहां पे किसी भी तरीके का टिम्बर प्रोड्यूस, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस को कलेक्ट करना मना होता है। और इसी तरीके से पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कई बार डैमेजिंग भी होती हैं एनवायरनमेंट को, जैसे झूमिंग होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत होता है और हमारे ओनली 2B ऑप्शन सही होता है। ध्यान रखिएगा, इस बार एलिमिनेशन टेक्निक नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसलिए जब तक आपको एग्जैक्टली नहीं पता हो कौन से स्टेटमेंट सही है,
आपके लिए इस बार ऑप्शन टिक करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम फिर से पॉलिटी पे आते हैं। विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शेड्यूल्ड एरियाज आप याद करिए कहां पे हमने पढ़ा है, हमने पॉलिटी के शेड्यूल 5 में पढ़ा है। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 होता है जहां पे लोग इंडिजिनस कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन का स्टेटस देने के लिए जो हम प्रावधान यूज करते हैं उनके लिए होता है। जो शेड्यूल 6 होता है वो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए होता है, शेड्यूल 5 होता है वो शेड्यूल्ड एरियाज के लिए स्पेशली होता है। विद इन अ स्टेट बोला है, द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो कौन कहता है कि किसी भी स्टेट में कौन सा एरिया शेड्यूल्ड है या नहीं है? ये वाला स्टेटमेंट सही है, प्रेसिडेंट बोलता है। ध्यान रखिएगा बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है। शेड्यूल 6 में, जो शेड्यूल 6 होता है उसमें ट्राइबल एरिया कौन घोषित करता है? उसमें गवर्नर करता है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, द लार्जेस्ट administrative unit forming the scheduled area is district and the lowest is the cluster of villages in the block। यहां पे भी यूपीएससी ने काफी ट्रिक खेली है, क्योंकि यहीं पे शब्दों के बीच में ही एक गलत स्टेटमेंट छुपा हुआ है। आप सिर्फ लॉजिक से सोचिए, आप एक ट्राइबल कम्युनिटी, इंडिजिनस कम्युनिटी को एक प्रोटेक्शन का स्टेटस देने के लिए एरिया घोषित करना चाहते हैं। हाँ, लार्जेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, क्योंकि स्टेट का लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है। लेकिन यहां पे बोला है लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। अब जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं वो गांवों में ही रहती हैं। हम असल में गांवों को बचाने की बात करते हैं, तो जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो एक गांव होना चाहिए, एक विलेज होना चाहिए, जबकि यहां पे लिखा है क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। ब्लॉक के नीचे किसी को रिकॉग्निशन मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जो कम्युनिटीज होती हैं विलेज लेवल पे होती हैं, इसीलिए जो हम पंचायती राज वाला जो सिस्टम है हम शेड्यूल्ड एरियाज में लगाना चाहते हैं, गांवों पे लगता है, पैसा उसी के लिए होता है। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट। ये स्टेटमेंट भी आपका सरासर रॉन्ग है, और ये बहुत बुकिश स्टैटिक स्टेटमेंट है जो ऑलमोस्ट आपको हर स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा। सेंटर और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बीच में जितना भी रिपोर्ट्स का एक्सचेंज होता है, जितना भी कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर करता है। जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो आपस के सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर से कोई कम्युनिकेशन ऑफिशियली नहीं रखते हैं। तो यहां पे अगर गवर्नर होता तो ये वाला स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहां पे चीफ मिनिस्टर है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत है। तो यहां पे आंसर होता है ओनली 1। उसके बाद हम देखते हैं, ये एक और पॉलिटी का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये थोड़ा टफ सवाल बन जाता है, क्योंकि जनरली ये आपको स्टैटिक बुक्स में नहीं मिलता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स होते हैं या करंट अफेयर्स होते हैं, ये आपको उनसे ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट देखा जाए तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं ये रूल हमेशा ध्यान में रखिए, जितने भी वेग टर्म्स होते हैं, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया या कुछ भी ऐसी चीज हो गई जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वो सिर्फ मेंशन रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें कभी डिफाइन नहीं करता है। कभी ये अक्सर यूपीएससी में पूछे जाने वाले सवाल हैं। यूपीएससी आपको एक टर्म देगा कॉन्स्टिट्यूशन का और कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, वो स्टेटमेंट गलत होता है जनरली। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर होता है आपका सी। अब हम आते हैं सीधे हिस्ट्री सेक्शन पे, उसमें भी एंशिएंट इंडिया में, उसमें भी आपके बुद्धिज्म पे। ये एक बहुत कॉमन थीम है। अगर आप एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, तो आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म को बहुत अच्छे से करना पड़ता है। अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग जो रीजन्स हैं, अलग अलग बुद्धिस्ट साइट्स हैं, उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। उसी के ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज धन्यकटका विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अमंग द महासंघिकास लोकेटेड। धन्यकटक जो महासंघिकाओं के
के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? पहला ऑप्शन है आंध्रा, गांधार, कलिंग, मगध। इसका सही आंसर है आंध्रा। क्यों? क्योंकि ये जो बुद्धिस्ट साइट है ये आपका सतवाहन डायनेस्टी जो थी, जो आपके मौर्य साम्राज्य के बाद आती है, उसके अंडर फ्लरिश करती है। एंड उसी के समय जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट होता है बुद्धिस्ट का, वो फ्लरिश करता है। तो इसका आंसर है आपका आंध्रा। उसके बाद फिर से आपका बुद्धिज्म के ऊपर एक और क्वेश्चन है। ये कंसिडरेबली सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ी होंगी तो ये आपको बहुत अच्छे से सवाल आ जाएगा। लेकिन पहला स्टेटमेंट इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ स्तूप इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। ये एक काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सा सवाल हो जाता है। हम जब भी बुद्धिज्म पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्तूप होते हैं, उनके अलग अलग सिग्निफिकेंस होती है। तो हम ये मान लेते हैं कि स्तूप जो होते हैं सिर्फ बुद्धिज्म में ही होते हैं, लेकिन असल में ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप कोई भी एनसीईआरटी पढ़ें, कोई भी मेजर हिस्ट्री बुक पढ़ें, आप बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वाला टॉपिक उसमें पढ़ें, तो उसमें ये अक्सर मेंशन्ड होता है कि जो स्तूप है ये बुद्धिज्म से पहले भी हुआ करते थे, वैदिक पीरियड में भी स्तूप हुआ करते थे। तो जो बुद्धिज्म है उसने स्तूप का कॉन्सेप्ट उसको और अपने रिलीजन में अडॉप्ट करा और उसको और आगे बढ़ाया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी दो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द स्तूप वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम जानते हैं बुद्ध जी के अलग अलग जो रेलिक्स थे, या जो मेजर बुद्धिस्ट प्रोमिनेंट पीपल थे बुद्धिज्म के, उनके रेलिक्स अलग अलग जगहों पे स्तूप में रखे गए हैं संभाल के। ये वाला स्टेटमेंट सही है। स्तूप वॉज वोटिव एंड कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। हम जानते हैं जैसे राजा अशोक ने 84,000 से ज्यादा स्तूप बनवाए हैं। जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता था या कोई युद्ध होता था या कुछ होता था, तो राजा उनकी यादों में स्तूप बनवाया करते थे। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही होता है। तो इसका आंसर है आपका बी, ओनली 2। उसके बाद हम लोग आते हैं एंशियंट इंडिया की, साउथ इंडिया की हिस्ट्री में। इसमें पूछा है विद रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकई, पूमफुहार एंड मुजीरी वर वेल नोन एज। इसमें 3 आपको नाम दिया है और पूछा गया है कि ये क्या होते थे। कैपिटल सिटी होते थे, राजधानी नगर, पोर्ट्स, सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग और श्राइन ऑफ जैन तीर्थंकर। तो जब हम पढ़ते हैं चोला, चेरा और पांड्याओं की जो एंशियंट हिस्ट्री होती है, हम जानते हैं कि वो साउथ इंडिया में थे और उनके ट्रेड रिलेशंस रोमन्स के साथ और अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। तो उस समय ये जो 3 पोर्ट्स थे, ये आपके चोला, चेरा और पांड्यास के 3 अलग अलग पोर्ट्स हुआ करते थे। और यहीं से उनका जो अलग ट्रेड होता था, पर्ल्स में ट्रेड होता था, कॉटन में ट्रेड होता था, अलग अलग चीजों में ट्रेड होता था, इन्हीं पोर्ट से हुआ करता है। तो एनसीईआरटी में जो हिस्ट्री के साथ जो मैप्स दिए होते हैं, उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें उन मैप्स में बहुत साफ साफ तरीके से लिखी हुई हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिर से एक और साउथ इंडिया की हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। Which one of the following explains the practice of Vattakirutal as mentioned in the Sangam poems? तो यहाँ पे भी उसी पीरियड चोला चेरा पांड्यास और संगम पीरियड का सवाल आया है, पूछा है। एक आपको टर्मिनोलॉजी दी है और पूछा है कि इसका क्या मतलब है। ये वाले जो सवाल हैं कि आपको साउथ इंडिया की हिस्ट्री से कोई टर्मिनोलॉजी दी और पूछा जाए, ये बहुत रिपीटेड सा पैटर्न है। और उसी पैटर्न पे एक और ये आया है। जनरली ये बहुत ज्यादा हर आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये थोड़ा अनकॉमन सा क्वेश्चन है। आप एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप सब कुछ पढ़ें, बट इसका आंसर है आपका ये ए, अ किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानित मृत्युवरण करना, यह है इसका सही आंसर। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होयसला, गदाबला, ककटिया, यादव। और आपसे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन अर्ली 8th सेंचुरी। तो मतलब 7th AD के शुरुआत में, जैसे
आपका 710 हो गया, आपका 720 हो गया। लगभग इन सन में इनमें से कौन कौन सी डायनेस्टीज हुआ करती थी, ये भी आपका एक काफी ट्रिक क्वेश्चन है। ये वाला पीरियड आपका कौन सा होता है, आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड होता है। और आपसे ये पूछिए तो आपको को देखना है इनमें से कौन सी डायनेस्टीज पोस्ट गुप्ता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी डायनेस्टी पोस्ट गुप्ता नहीं है, क्योंकि पोस्ट गुप्ता 3 मेजर डायनेस्टी हुआ करती थी, गुर्जार प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूट। यही 3 डायनेस्टीज मेजर हुआ करती थी गुप्ता पीरियड के बाद। और ये जो डायनेस्टीज हैं आपकी, ये अर्ली मेडिवल पीरियड में होती हैं, जो जब आपका दिल्ली सल्तनत शुरू होता है, मोहम्मद घोरी और मोहम्मद घोरी के जो अटैक्स होने लगते हैं, स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी का जो पीरियड होता है, ये वाली डायनेस्टीज उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। तो इनमें से कोई भी नहीं होती हैं, इसलिए आंसर हुआ इसका डी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ी बहुत हम क्रोनोलॉजी याद रखें कि कौन से पीरियड के बाद कौन सी डायनेस्टी कहां पे ज्योग्राफिकली लोकेटेड होती है। ये वाला थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, हम देखते हैं। विद रेफरेंस टू द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये भी एक टाइप से रिपीटेड थीम वाला क्वेश्चन है। एंशियंट इंडिया का जो लिटरेचर होता है, अलग अलग किताबें किसने लिखी और उनके कंटेंट क्या होते थे, ये अक्सर पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो ये भी एक तरीके का मैच द फॉलोइंग वाला है, आपको देखना है इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच है। देवी चंद्रगुप्त बिल्हाना, हम महाकाव्य, न्याय चंद्र सूरी, मिलिंद पन्हो, नागार्जुन, नीति वाक्यामृत, सोमदेव सूरी। तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, ये बहुत बहुत ऑब्वियस सा है, ये गलत है। ये देवी चंद्रगुप्त लिखते कौन है, विशाखा दत्त लिखते हैं, जिन्होंने अमूद राक्षस लिखी है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बिल्हाना नहीं लिखते हैं। ये वाला जनरली हम किताबों में पढ़ लेते हैं, ये इजी है। तीसरा वाला बहुत इजी है, मिलिंद पानो है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये नागार्जुन नहीं लिखते, कौन लिखते हैं, नागसेन लिखते हैं। तो ये वाले स्टेटमेंट गलत है। लेकिन 2 और 4 जो है, ये बहुत अनकॉमन सी चीज है। ये 2 स्टेटमेंट इसको काफी टफ बनाते हैं, ये जनरली हम हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ते हैं। तो इन दोनों का आंसर है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। तो इसलिए आंसर होता है इसका ओनली 2। उसके बाद फिर से हम जैनिज्म के क्वेश्चन पे, बुद्धिज्म जैनिज्म के क्वेश्चन पे आते हैं। सोल्स आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर, many other natural objects not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core belief of which of the following religious sect of ancient India? इसका आंसर है जैनिज्म, सिंपल। उसका है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब इन्होंने साउथ इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर पूछा है, वो भी विजयनगर के ऊपर। विजयनगर के ऊपर भी पास्ट में काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये कंपेयर बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है विजयनगर का। कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड कैनाल कम एक्वेडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। इसका आंसर होता है देवराय टू। जो साउथ इंडिया में कोई भी मेजर डायनेस्टी होती है, कोई भी मेजर जो पावरफुल राजा होता है, क्योंकि वहां पे पानी की समस्या होती थी, तो जब भी उनका राज्य स्थापित होता था, सबसे पहला काम वो ये करते थे कि वाटर की सप्लाई को इस्टेब्लिश करते थे। तो यहां पे किसने किया था, देवराय वन ने। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड दियो टू द पोर्तुगीज। इसका आंसर है बहादुर शाह। और ये भी आपका एनसीईआरटी से होने वाला सवाल है, अगर आपने मॉडर्न इंडिया अच्छे से पढ़ी होगी तो ये आप कर सकते हैं। By which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as Governor General of India? ये आपको probably हिस्ट्री का इजीएस्ट सवाल है। ये आपका लक्ष्मीकांत में भी बहुत आराम से मिल जाएगा, आपका स्पेक्ट्रम में भी अच्छे से दिया है। हालांकि इसमें भी थोड़ा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं चार्टर एक्ट के बीच में, पिट इंडिया एक्ट के बीच में। इसका आंसर है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और कौन हुआ था, कौन गवर्नर जनरल था, यह भी ध्यान रखने वाली बात है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद आते हैं हम इस पे स्कीम्स पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं। इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। ये
जैसे ही आप अंडरलाइन पढ़ेंगे, ये कीवर्ड देखेंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये गलत है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ये आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नहीं करी है। आगे देखते हैं, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जननी सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर एंड प्रेग्नेंट वुमेन। यहां पे भी देखिए, ये जैसा स्टेटमेंट है वैसा ही ये वाला स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट पुअर प्रेग्नेंट वुमेन की सेफ्टी के बारे में, उनकी अच्छी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। चौथा स्टेटमेंट देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। अब देखिए यहां पे क्योंकि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स के बारे में बात हुई थी, ये गलत था, क्योंकि हम जननी सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों स्टेटमेंट जननी सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है सिक इन्फेंट्स के बारे में बात कर रहा है, इसलिए जो सिक इन्फेंट्स के लिए अलग तरीके की स्कीमें हैं, उनके लिए इस स्कीम में और आगे कुछ छोटे छोटे प्रावधान और हैं, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे भी कुछ वुमेन के सेफ्टी के बारे में, अच्छी हेल्थ के बारे में बात हो रही होती, तो यह स्टेटमेंट हम सही कर सकते थे, लेकिन ये कीवर्ड था, अगर आप ये कीवर्ड पढ़ के आप पकड़ लेते तो ये आप समझ जाते कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर होता है ओनली 2। उसके बाद हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशन बीइंग अंडरटेकन इन अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। ये भी आपका काफी, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था अनीमिया, जैसे जननी सुरक्षा योजना, अनीमिया मुक्त भारत, ये पिछले 1-2 साल से काफी ज्यादा करंट अफेयर्स में है, काफी ज्यादा चर्चा में है, तो इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन जो आता है ये काफी थोड़ा ऑब्वियस हो जाता है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ एनीमिया मुक्त भारत हो रहा है, तो एनीमिया मतलब आयरन की कमी, आपके फॉलिक एसिड की कमी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जैसे ही आप एनीमिया पढ़ें। तो स्टेटमेंट देखते हैं, इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंट टू द प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पे कीवर्ड आप ध्यान से देखिए, प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अनीमिया को हटाना चाहते हैं तो हम उनको सप्लीमेंट भी है तो उस आयरन का ही सप्लीमेंट देंगे, कैल्शियम का सप्लीमेंट नहीं देंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। उसके बाद है, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ये वाला स्टेटमेंट सही है। इट प्रोवाइड्स पीरियोडिक डिवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, ये भी सही है, एनीमिया को कम करने में ये भी काम आता है। और इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबोपैथिक्स एंड फ्लोरोसिस, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कहता है कि हाँ, हम सप्लीमेंट के अलावा, नॉन न्यूट्रिशन खाने के अलावा भी जो रीजन है एनीमिया के, उनको भी टैकल करना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट इसलिए इस स्कीम में बिल्कुल सही बैठ रहा है, लॉजिकल बैठ रहा है, इसलिए स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर होता है ओनली 3। अगला आप देखते हैं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। साइंस एंड टेक सेक्शन थोड़ा टेक्निकल टाइप का आया था, इस बार थोड़ा सा वेग आया था, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे वो काफी डिफिकल्ट भी आ चुके हैं। अभी देखते हैं उनको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ कार्बन फाइबर्स की बात हो रही है, आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। अब अगर आपने साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो कार्बन फाइबर शब्द के आपने बिल्कुल सुना होगा। तो कार्बन फाइबर की हम एक बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत कम इसका वेट होता है, तो इसलिए अगर कोई भी ऐसी चीज हो तो वो ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में बिल्कुल यूज होगा, क्योंकि इसमें जो मेटल चाहिए होता है वो कम वेट का चाहिए होता है और हाई स्ट्रेंथ का चाहिए होता है, इसलिए स्टेटमेंट सही होता है। दूसरा बोला है, कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अक्सर कार्बन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिसाइकल करके उन्हें उनसे और प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है ओनली 1। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, detection of accidental free fall of laptop towards the ground which results in immediate turning off of hard drive, detection of the tilt of the smartphone which results in the rotation of the display between portrait and landscape। तो 3 आपको
एक्शंस दे रखे हैं और नीचे सवाल पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शंस इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड। तो आपको सबसे पहली चीज तो इसमें पता होनी चाहिए कि एक्सेलेरोमीटर क्या होता है। ये एक डिवाइस होती है, जैसे स्पीडोमीटर होता है वैसे एक्सेलेरोमीटर होता है। ये एक डिवाइस होती है जो कि मेजर करती है कि कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हो रहा है, कितनी तेजी से एक्सेलरेशन जो है, स्पीड जो है बढ़ रही है या घट रही है। तो इनमें से कितने सारे एक्शंस में ये वाली डिवाइस यूज होती है। तो इनमें से जहां पे भी सडन चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होगा वहां वहां पे जरूर होगा। तो सबसे पहला है डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश या कोलिजन। जब भी कार क्रैश करती है एकदम से सडनली एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज होती है, तो उसको नापने के लिए हमें एक्सेलरोमीटर चाहिए होगा। ये वाला स्टेटमेंट सही है। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल, जब भी फ्री फॉल होता है एक ग्रेविटी के हिसाब से एक्सेलरेशन होता है, उसको भी नापने के लिए एक्सेलरोमीटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहां पे भी एक्सेलरोमीटर की जरूरत पड़ेगी। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन, जब भी स्मार्टफोन टिल्ट होता है एक एक्सेलरेशन चेंज होता है उसमें टिल्ट का, तो उसको नापने के लिए भी हमें ये चाहिए होगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये इस तरीके का क्वेश्चन है जो हम ऑलमोस्ट किसी किताब में नहीं पढ़ते। ये जनरली आपने अगर न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा हो तो ठीक है, वरना ये प्योरली आपको अपने कॉमन सेंस से आपको साइंस एंड टेक का ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता। अगला है with reference to the role of biofilters in recirculating aquaculture system, consider the following statement। तो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो एक्वाकल्चर क्या होता है, जो मछलियों की खेती होती है। आज के समय में हम जमीन पे मछलियों की खेती करते हैं, बड़े से पॉन्ड्स बना के, बड़ी फैसिलिटी स्टैब्लिश करके, वो होती है। रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर क्या होता है, जो पूरा पानी होता है एक्वाकल्चर का, ना उसको डिस्कार्ड, कंप्लीटली डिस्कार्ड ना करके उसे ही हम रिसाइकिल करके उसमें फिर से री यूज करते हैं, उसी में रिसर्कुलेट करते हैं, वो होता है रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। तो आपने अक्सर देखा होगा एक्वेरियम्स होते हैं उनमें फिल्टर्स लगे होते हैं। तो जो एक्वाकल्चर के जो सिस्टम होते हैं उनमें भी अलग अलग तरीके के फिल्टर होते हैं चीज़ों को फिल्टर आउट करने के लिए, और वो फिल्टर जो ऑर्गेनिक मीडियम्स को यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, उनको हम कहते हैं बायोफिल्टर। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इन बायोफिल्टर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके ऊपर। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग द अनईटन फिश फीड। तो जनरली हमने देखा है कि जो एक्वेरियम होते हैं उसमें जो फिल्टर लगा होता है उसका फंक्शन क्या होता है, जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है, जितना भी अनईटन फिश फूड होता है, उसको वो अलग कर लेते हैं। तो वो फंक्शन एक आप कॉमन सेंस के हिसाब से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे भी बिल्कुल सही होता होगा। किसी भी फिल्टर का ये बेसिक टू बेसिक वर्क होता है कि वो ऐसे फिजिकल इम्प्योरिटीज को अलग कर सके। दूसरा होता है बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। अमोनिया कहाँ से आता है, जो फिश का जो एक्सक्रीटा होता है वहां से अमोनिया आता है, और अमोनिया जनरली अच्छा नहीं होता है किसी भी एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए। तो इसलिए उसमें क्योंकि ऑर्गेनिक मीडियम होता है तो वो केमिकल कन्वर्जन भी कर सकता है। ये वाला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे जनरली लोगों को कंफ्यूजन हुआ है। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। अब आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा यूट्रोफिकेशन का, जो आपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ा है। जब भी किसी भी वाटर बॉडी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम का कंटेंट बढ़ता है, एकदम से वहाँ पे जो एल्गी होता है उसका एक सडन ग्रोथ होता है, एकदम से फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम होने लगती है, वहाँ पे यूट्रोफिकेशन होने लगता है, और जो वाटर बॉडी की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगती है। तो अगर कहीं भी फॉस्फोरस बढ़ता है वो तो एक अनडिजायरेबल चीज होती है, हम नहीं चाहते कि वहां पे कुछ भी ऐसा हो, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो इस हिसाब से आंसर होता है ओनली 2। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये आपका बेसिक एनसीईआरटीज अगर आपने पढ़ी होंगी ज्योग्राफी की तो ये उससे बहुत आराम से हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस पूछा है और डिस्क्रिप्शन पूछना है, हमें बताना है कि कौन कौन से दोनों सही मैच है कि नहीं। तो सबसे पहले पूछा है सीफिड्स। सीफिड्स चलिए मान लेते हैं हमने नहीं पढ़ा, कोई पहली बार पढ़ रहा है। उसके आगे देखते हैं जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। चलिए ठीक है, हो सकता है ये आपको ना ही पता हो, ये आप होल्ड पे रख लीजिए, आगे चलते हैं। नेब्यूले के बारे में पूछा है, स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली। ये जनरली आप कह सकते हैं डेफिनेटली कि एनसीईआरटी के हिसाब से नेब्यूले का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गलत है,
और जब आप ऊपर वाला पढ़ते हैं जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, ये असल में नेबुले का डिस्क्रिप्शन है, तो हम ये कह सकते हैं ये वाला भी गलत है। और तीसरा है, बहुत इजी है, पल्सर है, न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल्स एंड कोलैप्स। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी न्यूट्रॉन स्टार अपनी फर्दर स्टेजेस में या तो पल्सर में बदल जाता है या फिर मैग्नेटार में बदल जाता है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर है ओनली 1। उसके बाद विच ऑफ द कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ये वन ऑफ द इजीएस्ट साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स में भी बहुत रहता है। तो कुछ ही 5-6 कंट्रीज हैं जिनके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है, जैसे इंडिया हो गया, आपका इंडिया के पास IRNSS हो गया, नेविक हो गया, यूएसए के पास GPS हो गया, ऐसे ही रशिया है, आपका चाइना है, और इन सारे लिस्ट में से जापान है जिसके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम होता है। उसके बाद आते हैं हम आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस के ऊपर। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट वाइल क्रूज मिसाइल आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। तो ये क्वेश्चन आप जब पढ़ें आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए बेसिक प्रिंसिपल, आपका बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स का क्या होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये प्रिंसिपल पता हो तो आपको ये आ जाएगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स काम कैसे करती हैं? बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च होती हैं वो वर्टिकली ऊपर जाती हैं एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड तक, रॉकेट उन्हें यहां तक ले जाता है, उसके बाद यहां से नीचे वो फॉल करती हैं और अपने टारगेट पे डायरेक्शन चेंज करते करते ऊपर से नीचे फॉल करती हैं। ऊपर रॉकेट पावर्ड होती हैं, फिर नीचे ऐसे ही आती हैं। जबकि जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो लॉन्च होती हैं और अर्थ के ऑलमोस्ट पैरेलल जाके, अर्थ के सरफेस के पास से ही पैरेलल जाके वो अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अब ये वाला इस बेस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर ये क्वेश्चन पढ़े तो आप जानेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पे बोला है क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन देयर इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं रॉकेट पावर्ड इन देयर इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। ये होता है इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। एंड जब हम ये पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि कौन कौन से इंडिया के जो मिसाइल टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन सी क्रूज हैं, कौन सी बैलिस्टिक हैं। दूसरा स्टेटमेंट है अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जैसे ही आप अग्नि 5 और क्रूज मिसाइल देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अग्नि 5 जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो यहां पे विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नाइदर। उसके बाद पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मर्क्यूरी पोल्यूशन। ये भी आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है, हैवी मेटल के पोल्यूशन से रिलेटेड है। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी माइनिंग एक्टिविटी होती है, भले ही कोल की माइनिंग, आयरन एंड स्टील की माइनिंग, कोई भी मेटल की माइनिंग और गोल्ड की भी माइनिंग, कभी भी माइनिंग की जाती है तो वहां पे बहुत सारा पोल्यूशन होता है सराउंडिंग में। लैंड पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है और उसमें मर्क्यूरी का पोल्यूशन होता ही होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन, ये भी एक बहुत जनरल स्टेटमेंट है। जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स है, कोल से चलने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, जब भी कोल जलता है तो एयर पोल्यूशन करता है और मर्क्यूरी रिलीज करता है, ये भी सही है। तीसरा है देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। तो ये हम जानते हैं कि मर्क्यूरी जो है वो एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, एंड थोड़ी सी मात्रा भी ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है। तो इसका कोई सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर नहीं होता है। अगर है बॉडी के अंदर मर्क्यूरी तो वो टॉक्सिक होगा ही होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी, दिस इज करेक्ट एंड इसका आंसर है ऑल 3। विद रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये आपका करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड सा करंट अफेयर है ये भी। तो ये वाला देखते हैं, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्शन, दिस इज करेक्ट। इट कैन बी ब्लेंडेड with natural gas and used as fuel for heat or power generation, ये स्टेटमेंट भी सही है। It can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicles, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा सी, ऑल 3। अब ये वाला भी बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल सा क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें
क्वेश्चन पूरा आ नहीं पाया है, लेकिन इसमें आपको कंट्रीज की लिस्ट दी है 1 2। पहले में बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया। इसमें पूछा है कौन कौन सी कंट्रीज जो है यूक्रेन को बॉर्डर करती हैं। ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है ज्योग्राफी के मैपिंग का, और बहुत प्रेडिक्टेबल सा क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर है हंगरी एंड रोमानिया। बाकी कंट्रीज नहीं करती हैं, ये आप बिल्कुल हटा सकते हैं, बिकॉज ये आपकी थोड़ा वेस्टर्न यूरोप की तरफ ज़्यादा पड़ती हैं, उससे दूर पड़ती हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा सिर्फ 3 एंड 6। उसके बाद विद रेफरेंस टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हालांकि ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है। हम पढ़ते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द हीट रिसीव्ड एट द पोल्स। ठीक है, ये सुनने में स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, क्योंकि हमें पता ही है इक्वेटर पे हीट ज्यादा रिसीव होती है, पोल्स पे हीट कम रिसीव होती है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है, एक बहुत स्पेसिफिक नंबर की बात की जा रही है, 10 टाइम्स। तो हो सकता है ये लोगों को ना पता हो, तो इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन। 2/3 की बात की है, ये 2/3 नहीं है, जनरली ऑलमोस्ट 50% तक होता है। Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere। ये स्टेटमेंट ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है, क्योंकि वाटर वेपर जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस होती है, और उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। और क्योंकि वाटर वेपर जो है डेंस गैस होती है, तो वो लोअर एटमॉस्फेयर में होती है। तो ये हमें फिर भी सही स्टेटमेंट लग रहा है। आगे पढ़ते हैं, इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बिल्कुल गलत है, इसका नाम ही है इसीलिए इंफ्रारेड, ये दिखाई नहीं देती है। तो इन दोनों अगर स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें, ये दोनों मोस्ट प्रोबेबल लगते हैं। और अगर हम 10 टाइम्स की बात करें, ये बहुत वेग स्टेटमेंट बन जाता है, क्योंकि साल के अलग अलग समय पे इंसोलेशन पोल्स पे और इक्वेटर पे अलग अलग मात्रा में होती है, कभी भी कॉन्स्टेंटली 10 टाइम्स नहीं रह सकती। तो ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये स्टेटमेंट इस आर्गुमेंट को यूज करके गलत होता है, और ऐसी कोई स्टडी भी नहीं हुई है अभी तक जहां पे एग्जैक्टली एक नंबर पाया गया है कि कितने टाइम्स ग्रेटर है। तो इसको यूज करके ये वाला सबसे ज्यादा प्रोबेबल स्टेटमेंट होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन रहा है इस पेपर का। ये आपका बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे बरसात बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा। तो जब बरसात इतनी ज्यादा होगी तो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पानी के साथ साथ नीचे पर्कुलेट हो जाएंगे, और जो सॉइल ऊपर बचेगा वो न्यूट्रिएंट पुअर होगा। तो इसलिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां का सॉइल बहुत ज्यादा रिच नहीं होता है। उसके बाद द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डीकम्पोज क्विकली। तो अब आप खुद सोचिए, डिकम्पोजिशन कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया को चाहिए क्या होता है? एक हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और हाई मॉइस्चर चाहिए होता है। जहां पे भी सिचुएशन फुलफिल होगी, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, डिकम्पोज और जल्दी करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसी जगह होती है जहां पे कंडीशंस फुलफिल होती हैं, और वहां पे डिकम्पोजिशन भी बहुत जल्दी होता है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। इसका आंसर है डी। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी आपका बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर दैन इन विंटर। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रास्ट जो है कहीं भी विंटर के टाइम्स पे ज्यादा होता है समर के मुकाबले। दूसरा स्टेटमेंट है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन द दैट ऑफ द लैंड सरफेस। ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसमें आपका है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, डी। उसके बाद हम फिर से एक और ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे आते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन अ सीज्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर दैन एस वेव्स। ये आपका बहुत बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन है आपका।
आपका वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक वाले चैप्टर्स में इसके बारे में हम पढ़ते हैं, पी और एस वेव के बारे में। ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले सीज्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती हैं, सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं बाद में आती हैं। उसके बाद इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो, पी वेव्स में टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, वेयर एज इन एस वेव्स particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation। ये भी आंसर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पी वेव्स होती हैं वो टू एंड फ्रो ऐसे वाइब्रेट करते हुए आगे जाती हैं, जबकि एस वेव्स होती हैं वो ऐसे मटेरियल में आगे बढ़ती हैं। क्योंकि पी वेव्स में टू एंड फ्रो वाइब्रेट करने पे रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए पी वेव्स फास्टर होती हैं। इसका आंसर है आपका सी, बोथ 1 and 2। अगला पूछा है, विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पढ़ते हैं, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेट अप इन द वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। अब आप ध्यान से देखिए यहां पे कीवर्ड क्या है स्टेटमेंट्स का, तीनों जगह बोला है नन। अब इंडिया में बहुत ढेर सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जरूरी नहीं कि आपने सभी के पढ़े हों और सभी के बारे में इतने डिटेल में पढ़ा हो, तो ये क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस यूज करके सॉल्व करना है। यहाँ पे बोला है नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। मान लीजिए 100-200 थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, अपने कूलिंग के लिए वाटर, हीट जनरेशन के लिए वाटर यूज करते हैं। क्या इतने सारों में से एक भी नहीं हो सकता जो सी वाटर यूज करे? ये थोड़ा सोचने में, थोड़ा कंक्लूड करने में टफ लग रहा है, क्योंकि इतने सारों में से एटलीस्ट एक तो हो ही सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि एक भी नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह फ्रेश वाटर का अबंडेंट सप्लाई हो सकता है कोई कोस्ट पे बना हो और वहां पे फ्रेश वाटर ना हो, तो बचता क्या है ऑप्शन, सी वाटर ही लेना बचता है फिर। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नन ऑफ देम इज सेट अप इन द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, ये वाला भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट्स कई सालों के लिए चलते हैं, एक बार एस्टैब्लिश हो जाए। मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट एक जगह लगा दिया जाए और 10 साल या 20 साल बाद वहां पे सूखा पड़ जाए और वो वाटर स्ट्रेस्ड हो जाए, तो वो वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में ही कहलाएगा, भले ही पहले ना हो। तो इसलिए भी आप इस लॉजिक को यूज करके इसे गलत कर सकते हैं। एंड नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, ये तो आप इसको देख के ही कह सकते हैं गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ एनर्जी सेक्टर में काफ़ी प्राइवेटाइजेशन होता है, काफ़ी सारे एनर्जी यूनिट्स जो है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करते हैं और बनाते भी हैं। तो इसका आंसर है विच ऑफ देम आर करेक्ट, नन। अगला है, वोल्बाकिया मेथड इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका प्योरली करंट अफेयर्स वाला है, साइंस एंड टेक वाला है। तो अगर आपके करंट अफेयर्स अच्छे होंगे, आपने ये कहीं पढ़ा होगा, तो ही आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। इसका आंसर है ए, कंट्रोलिंग द वायरल डिसीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। तो इसमें करते क्या है, इसमें जो मॉस्किटोज होते हैं उन्हीं को हम एक डिजीज से इन्फेक्ट कर देते हैं, जिससे कि मॉस्किटोज इफेक्टिवली रिप्रोड्यूस फर्दर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये होता है वोल्बाकिया मेथड, ये मॉस्किटोज के लिए यूज होता है। उसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली, increasing the alkalinity of the ocean by adding lime, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping into abandoned subterranean mines in the form of carbonated water. How many of the above activities are considered and discussed for कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन? ये भी आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पोल्यूशन से रिलेटेड, ग्रीन पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। कार्बन डाइऑक्साइड को इन कितने तरीकों से जनरली हम कैप्चर करने की बात करते हैं? ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो बसाल्ट रॉक है जब वो बहुत छोटा हो जाता है, फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अल्कलिनिटी अगर हम ओशंस की बढ़ाएंगे लाइम ऐड करके, तो फिर वो और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। तीसरा एक सबसे कॉमन है, ये सबसे इजीएस्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें ये होता है कि जितनी भी खाली खदानें होती हैं ज़मीन के नीचे, वहाँ हम कार्बोनेटेड फॉर्म में वाटर करके उसे नीचे स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें ऑल थ्री आर करेक्ट। ये भी आपका मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था।
उसके बाद एरियल मेटाजिनोमिक्स बेस्ट रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन था जो काफी ज्यादा टफ था। ये जनरली करंट अफेयर्स, ये करंट 100% करंट अफेयर्स वाला था। इसका आंसर है कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एंड वन गो एट वन गो। जनरली इस तरीके के सवाल अगर आपने बिल्कुल नहीं सुना है कि एरियल मेटा जेनोमिक्स क्या होता है, और अगर आप ऑप्शंस को भी पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं इनमें से ये हो सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शंस थोड़े थोड़े एक जैसे हैं कि अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज बोला है, यहाँ पे एरियल बोला है तो एरियल से आप एवियन कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एयर कलेक्ट कर सकते हैं, एयरबोर्न डिवाइसेस की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे ड्रोन्स की बात हो रही है, तो इसलिए मुश्किल होता है यहाँ पे। इसका सही आंसर लेकिन ये है। उसके बाद है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी इसी तरीके का काफी टफ सा क्वेश्चन है। आपका माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो है जनरली करंट अफेयर्स में भी काफी डीप सा टॉपिक है। इसका आंसर है ए, स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना। तो अगर आपने इसको इन तरीके के क्वेश्चंस जिनमें कीवर्ड पूछा जाता है, उसका मतलब पूछा जाता है, अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, ऑप्शन से भी नहीं पता लगा पा रहे हैं, इनको नहीं अटेम्प्ट करें। उसके बाद फिर से हम इकोनॉमी पे आते हैं। Consider the following statement with reference to India. According to the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, medium enterprises are those which investment in the plant and machineries between 15 and 25 करोड़। ये आपका करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है। शायद 2 साल पहले ये करंट अफेयर्स हुआ था कि सरकार ने जो डेफिनेशन है एमएसएमई की उनको चेंज कर दिया था और नए पैरामीटर ले आए थे उनकी डेफिनेशन के। तो जो मीडियम इंडस्ट्रीज थी उनका इन्वेस्टमेंट लिमिट उन्होंने करी थी। मीडियम इंडस्ट्रीज कौन सी कहलाएंगी? जिनका इन्वेस्टमेंट जो है 10 से 50 करोड़ के बीच में हो, वो अब से मीडियम इंडस्ट्रीज कहलाएंगे। और इसमें क्या दिया है? 15 से 25 करोड़। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। और यहां पे है ऑल बैंक लोन्स टू द एमएसएमई एंड मीडियम एंटरप्राइज क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये वाला स्टेटमेंट सही है। ये आपका बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन है। जब भी आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पढ़ते हैं उसमें काफी सारे लिस्ट होती है कौन कौन सी प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, उनमें एमएसएमई भी आता है। और ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड यूज करा है और ये स्टेटमेंट सही भी है कि सारे बैंक देते हैं। तो यस, सारे के सारे जितने भी मेजर बैंक्स टाइप ऑफ बैंक होते हैं वो एमएसएमई को प्रायोरिटी सेक्टर में लाते हैं। इसका आंसर होता है ओनली बी, 2 ओनली। With reference to the central bank digital currencies, consider the following. It is possible to make payments in a digital currency without using US dollar or SWIFT system. ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जब हम डिजिटल करेंसी को एक पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर करते हैं तो डायरेक्टली ट्रांसफर होती हैं, उसमें किसी भी तरीके का यूएस डॉलर में कन्वर्जन होने की जरूरत नहीं होती है। और क्योंकि हम बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं इसलिए स्विफ्ट सिस्टम में भी ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम इसके बिना हम डिजिटल करेंसीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है डिजिटल करेंसी कैन बी distributed with a condition programmed into it such as a time frame for spending it। तो क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है तो अपने हिसाब से उसकी कंडीशंस भी सेट कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे पूछा है कैन बी, क्या हो सकता है ऐसा? तो होने को तो बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रिफर्स टू। ये आपका एक काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन हो जाता है इकोनॉमी का, कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका जिक्र जनरली करंट अफेयर्स में भी शायद ही कहीं हुआ है, बहुत डीप सा क्वेश्चन है। हाँ, इसका आंसर है डी। बीटा क्या होता है? अ न्यूमेरिक वैल्यू फॉर दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। ये अगर आपको आता था तो आता था, नहीं आता था तो इसमें गेस लगाने का कोई फायदा नहीं था। उसके बाद बोला है द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कीवर्ड है इसका कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसएचजी शुरू किया।
प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे एसबीआई आ जाता है, एसएचजी हो जाता है, माइक्रो क्रेडिट, ये सारे कीवर्ड जो हैं थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। असल में स्टार्ट कौन करता है? ये नाबार्ड करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन एन एसएचजी ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। सिंपल सा स्टेटमेंट है, बेसिक सी चीज है। एसएचजी काम कैसे करता है? सब एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करके लोन देते हैं, ये वाला स्टेटमेंट सही है। द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि हम रूरल एरियाज में क्या करते हैं, एसएचजी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं इससे लोकल इंटरप्राइजेस बिजनेस बढ़े, वुमेन एम्पावरमेंट हो, तो बैंक्स तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे ऐसे किसी भी इनिशिएटिव को जो वेलफेयर ओरिएंटेड हो। तो इसलिए यहाँ पे आता है ऑप्शन बी। यहाँ पे सबसे ट्रिकी स्टेटमेंट था स्टेटमेंट 1। उसके बाद आते हैं हम अपने गवर्नेंस वाले पे टॉपिक पे, वो भी हेल्थ केयर पे। हेल्थ केयर के ऊपर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी टाइम बाद आया है, जनरली अभी तक नहीं आया था, इस बार आया है। इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जब हम हेल्थ केयर के बारे में पढ़ते हैं तो ये एक कॉमन सा इशू आता है हेल्थ केयर के बारे में कि जो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्यूरेटिव पे ज़्यादा फंड्स को फोकस करता है। क्यूरेटिव पे जब कोई दिक्कत हो जाती है तो उसे सही करने के लिए हम ज़्यादा खर्च करते हैं, ना कि प्रिवेंटिव पे कि उसे होने से ही रोकें, इस पे ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। अंडर इंडियाज decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health service। हम बिल्कुल जानते हैं जो हेल्थ है इसमें स्टेट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है, स्टेट्स का कोऑपरेशन होता है काफ़ी ज़्यादा सेंटर के साथ। तो जो भी सेंटर स्कीम लाती है वो स्टेट्स जो होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंटर की मदद से उनको इम्प्लीमेंट करना। स्टेटमेंट सही है ये भी। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, क्या ये वाला स्टेटमेंट इसको रीजन कर रहा है, इसको समझा रहा है कि क्यूरेटिव हेल्थ केयर और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच क्या कनेक्टेड है? नहीं, ये वाला स्टेटमेंट इसको समझा नहीं रहा है, ये वाला स्टेटमेंट इसका रीजन नहीं है। तो इसका आंसर है बी कि हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट in 2022, India extracts more water than a quarter of world's groundwater withdrawal each year। ये आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने ये रिपोर्ट नहीं भी पढ़ी है, बिल्कुल भी आपको इस रिपोर्ट के बारे में सुना भी नहीं है, तब सिर्फ ये फैक्ट कि जो इंडिया है पूरी दुनिया का 1/4 ग्राउंड वाटर अकेले यूज करता है, इस फैक्ट से आप कह सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर of the world's groundwater each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of the world's population living in its territory। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि ये हम बहुत कॉमन ऐसा फैक्ट है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल नीड है, जो ग्राउंड वाटर का 80% जो हिस्सा है वो सिर्फ सिंचाई में जाता है हमारे देश में, और जो यहाँ पे बोला है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो बहुत छोटा सा 10% से भी कम हिस्सा ग्राउंड वाटर का उसमें इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन of India, central government has a duty to protect states from internal disturbance। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। The Constitution of India exempts the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention। ये और wrong statement है। And according to the Prevention of Terrorism Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as an evidence। ये वाला statement गलत है। ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी से, थोड़ा टफ साइड पे क्वेश्चन आता है। जनरली हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में पढ़ते हैं और फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए ये वाले दोनों स्टेटमेंट्स को सही कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका आंसर होता है ओनली 1।
उसके बाद पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डेकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ, फूड शॉर्टेज एंड वाज इन द न्यूज इन द रीसेंट पास्ट फॉर अ वेरी सीवियर फैमाइन। यहाँ पे काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है सीधे सोमालिया। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी आर द की टू रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल जो है आपका बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्स और बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर एक प्रोटोकॉल है। और ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे कंट्री में बायोडाइवर्सिटी को रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म जो है वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर आता है। और 3 टीयर पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि, और सबसे लोअर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है जो कि लोकल लेवल पे इसे इंप्लीमेंट करती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंक्लूडिंग द पावर टू लिवाई कलेक्शन फीस ऑन एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। बिल्कुल सही है, दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टेटमेंट एक दूसरे को, इसलिए इसका आंसर है सी। और ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। ये गलत है। जब हम प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड नहीं होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली स्टेट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट, गलत है। जितनी ज्यादा एमएलए की सीट्स बढ़ेंगी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उतने ज्यादा वैल्यू ऑफ वोट्स कम होता जाएगा। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। ये वाला बहुत ज्यादा फैक्चुअल और काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है ये। ऑलमोस्ट पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। एंड एक्चुअल में जो वैल्यू है भी वो बहुत ज्यादा सिमिलर सी वैल्यू है, इसलिए ये वाला एक्चुअल में ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आखिरी में देखते हैं, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुदुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन द पुदुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ये बिल्कुल सही है, बहुत लॉजिकल सा स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर होता है ओनली 1। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पे, जो कि एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एंड ये भी काफी टफ क्वेश्चन है। हम देखते हैं क्या है ये। With reference to the Indian history, Alexander Rhea, A.H. Longhurst, Robert Sewell, James Burgess and Walter Elliot were associated with। ऑलमोस्ट जितने भी स्टैंडर्ड हिस्ट्री की बुक्स हैं उनके अंदर इनका जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन जाता है। हालांकि इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी आपका जैनिज्म है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर है। देखते हैं हम लोग। साइट बोली है और व्हाट इज इट वेल नोन फॉर। तो बेसनगर है शेवाइट केव श्राइन, भाजा है बुद्धिस्ट केव श्राइन, सित्तनवासल है जैन केव श्राइन। हाउ मेनी अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो सबसे पहला जो है ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जो बेसनगर है ये आपका ये आपका हिंदू साइट है, ये आपका वैष्णविज्म से रिलेटेड साइट है। यहाँ पे हेलियोडोरस से एसोसिएटेड है, बागभद्र से एसोसिएटेड है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट आपके, ये दोनों जो मैच द फॉलोइंग है, ये दोनों सही है। भाजा जो है ये बुद्धिस्ट केव है, और जो सित्तनवासल है, जी इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट जैन साइट्स हैं, उनमें से सित्तनवासल एक है। तो इसलिए इसका आंसर होता है ओनली बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को आता हो। तो अगर किसी ने करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से किया होगा, फैक्चुअल चीज़ें भी, तो ये उसको आता होगा। ये वाला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 है, इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। फैक्चुअली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। शायद अगर हम
करेक्टली ना भी पता हो तो शायद गेस कर सकते हैं 7 अगस्त को ही शायद ये वाला मूवमेंट लॉन्च किया होगा। स्वदेशी मूवमेंट जो था, जितना भी हम क्लॉथ यूज़ करेंगे वो इंडिया, मेड इन इंडिया ही होगा, वो स्वदेशी बना होगा। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन भी करता है, तो इसलिए इसका आंसर है ए। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। ये भी काफी टफ और फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 into 400 mm, और दूसरा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट विड्थ ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। तो जनरली लोगों ने क्या किया होगा, ये भी 3:2 रेशियो में है, तो इन दोनों को करेक्ट मार्क कर दिया होगा, लेकिन वो चीज़ गलत है। फ्लैग कोड के हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेंथ टू हाइट 3:2 है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कोई पर्टिकुलर साइज नहीं दे रखा है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। उसके बाद है, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन। ये बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949 में मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इनेबल कर दिया गया था, इनैक्ट कर दिया गया था, तो ये उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगला देखते हैं, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द रूल्स कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने से बहुत पहले बनी थी, एंड ये बहुत लॉजिकल चीज है। पहले ड्राफ्टिंग कमेटी आएगी, उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल होगा, तो उस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। उसके बाद है स्टेटमेंट 1, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। वहाँ पे स्विट्जरलैंड जो है इंडिया को काफ़ी सारा गोल्ड जो है एक्सपोर्ट करता है बाय इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, एंड दुनिया में भी स्विट्जरलैंड से काफ़ी सारा गोल्ड जो है एक्सपोर्ट होता है और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एक्चुअली। लेकिन स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, स्विट्जरलैंड है सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्विट्जरलैंड, आप खुद सोचिए, स्विट्जरलैंड खुद एक बहुत छोटी सी कंट्री है, एंड वहाँ पे इसलिए इतना ज़्यादा कोई हमने कभी सुना भी नहीं है कि वहाँ पे गोल्ड के रिजर्व्स पाए गए हों। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, एंड फैक्चुअली भी गलत ही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, स्टेटमेंट 1, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ये वाला स्टेटमेंट सही है, करंट अफेयर्स बेस्ड स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द यूएसए एंड ईयू claims that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, एंड स्पेशली फिजिकल प्रोडक्टिविटी को वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल में लाना चाह रही हैं, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर है सी। अगला देखते हैं, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इंडिया का प्रोपोर्शन है ट्रेड का और गुड्स का वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और वो नंबर ऑलमोस्ट 2 to 2.2% होता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट फैक्चुअली गलत है, काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल स्टेटमेंट है। उसके बाद है, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये बिल्कुल सही है। हम जो पीएलआई स्कीम है वो कुछ टाइम पहले न्यूज़ में थी, एंड उसका ये पर्पस भी था कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करें, एंड इसका काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट। ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि एक बाहर के देश के ट्रीटी के डिटेल्स यहाँ पे पूछे गए हैं, तो जनरली ये याद रख पाना और रिकलेक्ट कर पाना उस टाइम पे मुश्किल है। हम देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट्स क्या है। लिमिट्स द लेवल ऑफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये वाला में स्टेटमेंट सही है। मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज
ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। इनेबल्स द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर है ओनली 1। उसके बाद है रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्टैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। तो अब यहाँ पे कीवर्ड देखिए, ऑल। माइग्रेशन एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है सारी की सारी कंट्रीज के लिए। माइग्रेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा इशू होता है, और यहाँ पे बोला है सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है कंसेंसस ग्लोबल माइग्रेशन के ऊपर। तो ये हो ही नहीं सकता है। कंट्रीज बहुत सारी हैं जो माइग्रेशन के जो जनरल रूल्स होते हैं दुनिया के, उन्हें जनरली फॉलो नहीं करती उन नॉर्म्स को। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कभी भी ऐसे आप इस कीवर्ड से आप स्टेटमेंट को समझ सकते हैं कि ये गलत है। ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर कंट्रीज। देखिए, अब कोई भी ऐसा जनरली होता है जो कन्वेंशन होता है, ट्रीटी होता है, बहुत कम ही होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं। एंड स्पेशली यहाँ माइग्रेशन के बारे में बात हो रही है, एक सेंसिटिव इशू के बारे में बात हो रही है, और वो बाइंडिंग है सारी कंट्रीज के लिए एक जैसे समान, एक समान, और वो भी सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के कंट्रीज का। तो ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसा कि हमने जाना है अभी, माइग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक होता है सारी कंट्रीज के लिए। Global Compact of Migration addresses the internal migration or internally displaced people and also in its objective and commitment। यहाँ पे भी इस कीवर्ड से आप कह सकते हैं इंटरनल माइग्रेशन, एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो है वो इंटरनल माइग्रेशन को रेगुलेट करना चाह रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। जो इंटरनल माइग्रेशन होती है वो किसी भी कंट्री का खुद का सॉवरेन मैटर होता है उसको मैनेज करने का। जनरली कंट्रीज जो हैं ऐसे जो कॉम्पैक्ट होते हैं ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वो इंटरनल माइग्रेशन या इंटरनल चीजों में जनरली इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है नन, नन ऑफ देम आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 91, विद रेफरेंस टू द होम गार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Home guards are raised under the Home Guard Act and rules of central government. The role of the Home Guard is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of the internal security, to prevent infiltration of the international border, coastal areas. The Border Wing Home Guard Battalion have been raised in some states. तो ये वाला काफी ज्यादा डाउटफुल सा क्वेश्चन बन जाता है कि होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका काफी ज्यादा डाउटफुल सा आंसर है। या तो इसमें ये सही हो सकता है, या तो ये दोनों सही हो सकते हैं। तो इसका आंसर या तो ओनली 1 होता है, या तो ओनली 2 होता है। ये डिपेंड करता है यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की पे। उसके बाद है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक्शन बताया है और एक्ट बताया है। अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, ये किसके अंडर आता है? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर। ये बिल्कुल सही है। knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or a military officer when engaged in their duties, ये किसके अंडर? इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर आता होगा? नहीं, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ये किसके अंडर? आर्म्स एक्ट के अंडर बताया है। ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका आंसर है ओनली 2। अब हम फिर से आते हैं हम ज्योग्राफी पे, मैपिंग और करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस पे। देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। रीजन बताए हैं और बताया है कि वो न्यूज में क्यों थे। नॉर्थ किबो एंड इतूरी, वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो रीजन है ये आपका आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आता है, आर्मेनिया अजरबैजान में नहीं। उसके बाद है नागोर्नो काराबाग इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता होगा नागोर्नो काराबाग जो है ये असल में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। और खरसन एंड जफोरजिया, ये आता है डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जो ये दोनों जो रीजन है ये आपके यूक्रेन में आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है नन।
उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग, स्टेटमेंट 1 है ये इंटरनेशनल रिलेशन का है और कंटेम्प्रेरी टॉपिक है ये। इजराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट। ये वाला स्टेटमेंट सही है, जैसे इजिप्ट हो गया और भी इसके अलावा एक दो और कंट्रीज हो गई। एंड दूसरा स्टेटमेंट है द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। ये वाला गलत है, क्योंकि इसराइल जो है अब्राहम अकॉर्ड के अंडर दूसरी अरेबियन कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करा है। तो इसका आंसर है ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है। ऐसा सवाल एक साल छोड़ के पहले में आ चुका है एक बार, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स के अवार्ड से रिलेटेड। तो ये थोड़ा फैक्चुअल और अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में पूछा है फॉर मोस्ट स्पेक्टेक्युलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ये वाला आपका स्टेटमेंट सही है। अर्जुन अवार्ड बोला है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय स्पोर्ट्स पर्सन, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। द्रोणाचार्य अवार्ड होता है टू ऑनर द एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन फॉर ड्रीम्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें है ओनली 2 आर करेक्ट। उसके बाद फिर से आपका स्पोर्ट्स और इन सब का फैक्चुअल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 44th चेस ओलंपियाड 2022। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होता है। दूसरा है द ऑफिशियल मैस्कॉट वाज नेम्ड थम्बी, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही होता है। और उसके बाद है द ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम फॉर इन द ओपन सेक्शन इज द वीरा मेंचिक कप, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। द ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन द वुमेन सेक्शन इज द हैमिल्टन रसल कप। एक्चुअली हैमिल्टन रसल कप जो है यहां पे होता है और जो वीरा मेंचिक कप है वो वुमेन टीम के लिए होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहां पे है ओनली 2। उसके बाद फिर से हमने जैसा कुछ क्वेश्चन पहले देखा, एक आपको एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दिया था और उसकी कंट्री दी थी। तो सबसे पहला है डॉनबास और इसका है सीरिया बताया गया है, जो कि गलत है। डॉनबास ऑलमोस्ट आपका ये रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है। और उसके बाद बताया गया है काचिन इथोपिया और टीग्रे नॉर्थ यमन, ये वाले दोनों भी आपके गलत होते हैं। तो इसका आंसर है आपका डी, नन। इन द 98 है, इन द रिसेंट ईयर्स छड, गिनिया, माली एंड सूडान caught the international attention for which of the following reasons common to all of them। ये आपका प्योरली करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है। अगर आप न्यूज में पढ़ा होगा तो ये वाले कंट्रीज जो हैं यहाँ पे सक्सेसफुल कूप्स हुए हैं, इसका आंसर हुआ है डी। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर, ऑयल, स्टील। ग्रीन हाइड्रोजन, दूसरा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। कितनी इंडस्ट्रीज में ग्रीन हाइड्रोजन जो है डीकार्बोनाइज करने में हेल्प कर सकता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जहां पे भी कन्वेंशनली हम कोल एनर्जी यूज करते होंगे, कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते होंगे जो कि पल्यूटिंग है, या फिर कितने भी हैवी इंडस्ट्रीज जहां पे एनर्जी यूज होती होगी और वो पल्यूटिंग सेक्टर से आती होगी, वहां पे हम ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो कि हैवी पावर यूज करती हैं और कोल या फिर कोल पावर प्लांट से एनर्जी यूज कर सकती होंगी। फर्टिलाइजर प्लांट डेफिनेटली यूज करती है, वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं पावर के लिए। ऑयल रिफाइनरीज को काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि थर्मल पावर प्लांट से आती हैं। स्टील प्लांट्स को काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम लोग कोल को या किसी भी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करके हम बिजली बना सकते हैं। तो और इसकी मदद से कार्बन एमिशन कम हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑल 3। एंड आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20। G20 group was originally established as platform for finance ministers and central bank governors to discuss international economic and financial issues।
ये बिल्कुल सही है। अगर आपने G20 की थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा होगा तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे फ्लोट किया गया था, एंड उस टाइम के बाद से ये प्रोमिनेंट था, और शुरुआत में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की ही मीटिंग के लिए था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि इंडिया फिलहाल जो है G20 की प्रेसिडेंसी को लीड कर रहा है, और जितने भी उसमें इनिशिएटिव्स हैं उनको उनमें भी लीड कर रहा है। तो G20 के क्वेश्चन ऊपर जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बन जाता है। दूसरा जो हम स्टेटमेंट देखते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडिया G20 प्रायोरिटीज, बिल्कुल सही है। इंडिया जो है इसने दुनिया में अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में काफ़ी नाम आगे किया है, एंड वही चीज़ वो बाकी कंट्रीज भी चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज भी अडॉप्ट करें जैसे इंडिया ने किया। तो इस फील्ड में इंडिया लीड करना चाहता है G20 में, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर है सी। तो ये थे सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के 2023 के प्रीलिम्स के। डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था, काफ़ी ज़्यादा घुमा के सवाल पूछे थे, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे, एंड डेफिनेटली देखा जाता है इस बार काफ़ी ज़्यादा स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि जो आपका कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे जाए, बट हो सकता है जो ऑफिशियल आंसर की हो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो फाइनल जो आंसर्स हैं वो डिपेंड करता है कि यूपीएससी की आंसर की क्या होती है, बट दीज आर द मोस्ट प्रिडिक्टेबल आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस इन द latest UPSC paper. So that was all for the discussion. Thank you.